नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। इन दिनों यूपी में दो लेडी डॉन की खूब चर्चा हो रही है। इसमें एक अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, तो दूसरी माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी है। अफशा अंसारी पर 75,000 रुपए तो शाइस्ता परवीन पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरान होगा कि इनसे भी बड़ी एक लेडी डॉन और है, जिसकी तलाश पिछले 4 सालों से उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और इस लेडी डॉन पर 5 लाख रुपए का इनाम है। इसका नाम है दीप्ति बहल। दीप्ति मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली है। दीप्ति के खिलाफ साल 2020 में सबसे पहले ईओडब्ल्यू ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था और यह वर्ष 2022 में बढ़कर 5 लाख रुपए तक पहुंच गया। दीप्ति 4,200 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी की पत्नी है और उसके खिलाफ पूरे देश में 100 से अधिक नामजद मुकदमा मामले दर्ज हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माफिया लेडी हैं कौन, जो कि मोस्ट वांटेड हैं, पुलिस को तलाश है। ये कौन है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दीप्ति बहल मेरठ की कंकरखेड़ा स्थित बद्रीपुरम की रहने वाली है। दीप्ति बहल, जिसको पुलिस की तलाश है, बाइक बोट घोटाले के मास्टरमाइंड संजय भाटी की पत्नी है दीप्ति बहल। दीप्ति के खिलाफ देश भर में 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग जगहों पर। साल 2020 में ईओडब्ल्यू ने 50,000 रुपए का दीप्ति बहल पर इनाम रखा था और उसके बाद यह राशि बढ़ती चली गई। 17 मार्च 2021 को लोनी स्थित आवास की कुर्की भी हो चुकी है। दीप्ति बहल के आवास की, दीप्ति बहल के घर की कुर्की भी हो चुकी है 2021 में। 5 लाख की इनामी है अब और पुलिस को पिछले 4 सालों से दीप्ति बहल की तलाश है। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दीप्ति बहल का नाम शामिल है। अब दूसरी मोस्ट वांटेड लेडी का अगर हम जिक्र करें तो माफिया रहा अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन। माफिया रहा इसलिए क्योंकि अब वो नहीं रहा इस दुनिया में और उसकी पत्नी शाइस्ता का नाम आता है। उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का बड़ा आरोप लगा है। उमेश पाल की हत्या में शामिल शूटरों को पनाह देने का आरोप भी शाइस्ता परवीन पर लगा है। 50,000 की इनामी है जिसकी पुलिस को तलाश है और इसके साथ ही शाइस्ता परवीन के लिए पुलिस की छापेमारी की जा रही है। अगली मोस्ट वांटेड लेडी है अफशा अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम है अफशा अंसारी और इस पर भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अलग अलग जिलों में कई आपराधिक मामले अफशा अंसारी पर दर्ज हैं। मुख्तार के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी सह आरोपी बनाया गया है अफशा अंसारी को और सरकारी ठेके हासिल करने के लिए जाली कागजात लगाने का बड़ा आरोप लगा है अफशा अंसारी पर। इसके साथ ही अतिक्रमण, जालसाजी और धोखाधड़ी के अन्य कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। 50,000 की इनामी है जिसकी पुलिस को तलाश है अफशा अंसारी की। महिलाएं हैं, मोस्ट वांटेड लेडी डॉन है जिनकी तलाश है और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, आपको बता दें अतीक हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर, प्रयागराज से अतीक हत्याकांड में 3 ही शूटर शामिल थे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जांच में नाम नहीं आया चौथे आरोपी का। अतीक अशरफ हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हत्याकांड में 3 ही शूटर शामिल थे। जांच में अभी तक चौथे शख्स के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है एसआईटी की टीम को। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सनी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। दिल्ली के गोगी गैंग से सनी को जिगाना पिस्टल मिली थी। दिल्ली की कोर्ट में किसी गैंगस्टर को मारने की सुपारी मिली थी सनी को, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया और हत्या के लिए मिले पिस्टल सनी के ही पास थी, जिसका इस्तेमाल उसने अतीक और अशरफ को मारने के लिए किया। तीनों शूटर ई रिक्शा से वारदात वाले दिन
अस्पताल भी पहुंचे थे। ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है। 13 अप्रैल को सीजीएम कोर्ट भी पहुंचे थे शूटर, लेकिन भीड़ की वजह से वारदात को अंजाम नहीं दे पाए थे ये शूटर, और उसके बाद बड़ी वारदात को अंजाम दिए। हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी तक जो अंदेशा लगाया जा रहा था कि इन 3 शूटरों के अलावा 2 शूटर और भी हो सकते हैं जो इनको पनाह दे रहे थे, जो इनको गाइड कर रहे थे, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने निकल करके आ रही है वो ये कि 3 ही शूटर केवल थे। देखिए, जांच जो चल रही है अभी जो 3, 2, 1 ये कोई ये अथेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ अभी यही है कि हाँ अभी जांच चल रही है। जांचों में अभी आया है कि जो शूटर थे ये 3 ही थे। अभी चौथे का नाम अभी नहीं आया, लेकिन बिना किसी की मदद किए तीनों कैसे प्रयागराज में आए, कैसे रुके, कौन इनको गाइड किया, ले गया होगा। कोई ना कोई तो ऐसा शख्स रहा होगा जो इनको गाइड किया होगा, लोकेशन दिखाया होगा, बताया होगा, चीजों की जानकारी दी होगी। क्योंकि ये सिर्फ यहीं पे नहीं थे कि हॉस्पिटल की रेकी किए थे, ये कचहरी तक गए थे। कचहरी में भी ये सब गए थे, लोकेशन लिए थे, वहां पे बकायदा मीडिया बन के भी काम किए थे। तो लगातार जो ये सब रेकी कर रहे थे, रेकी ऐसे नहीं की जा सकती बिना किसी के लोकल सपोर्ट के। तो असंभव कार्य है कि हो सकता है, लेकिन अभी एसआईटी है, जांच कर रही है। इसीलिए अब जो हो रहा है कि अभी बहुत ऐसे जो तथ्य हैं वो नहीं निकल के आए हैं। तो नार्को कराने की बात आ रही है कि इनका नार्को या पॉलीग्राफी टेस्ट जो कहा जाता है वो कराया जाएगा, जिससे जो होगा सही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि बहुत ऐसे राज है जो ये अभी अब नहीं उगले हैं। इन्होंने जो 4 दिनों में एसआईटी और पुलिस ने काफी इनसे पूछताछ करी, काफी कड़ाई से पूछताछ करी, लेकिन अभी इन्होंने, क्योंकि ये इतने साथी रहे कि अपना मुंह को भी ठीक से नहीं खोला। अभी जैसे पिस्टल अभी इन्होंने बताया कि गोगी गैंग से मिली थी और ये किसी को दूसरे को ठेका मिला था मारने का, लेकिन वो कार्य नहीं पूरा हो पाया, जिसके चलते जो है ये दूसरा जो काम मिला। तो अब यही बात है कि ये दूसरा ठेका किसने दिया, कौन ऐसा शख्स था जिसने इस शूट आउट को अंजाम दिलवाया, कौन ऐसा शख्स था, सफेद पोस्ट था कि वो बिल्डर था जिसका नाम खुलने का डर था कि हमारा नाम खुल जाएगा, अतीक अहमद नाम खोल देगा तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत ऐसे सवाल अभी अनसुलझे हैं जिसका जवाब अभी आना बाकी है। जो पुलिस है, एसआईटी है, जो न्यायिक आयोग है, वो सभी जांच करेगी। जांच करने के बाद ही सब चीजें निकल के आएंगी कि कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिलाया और अतीक अशरफ को मौत के घाट उतरवाया, जो गोली से मार के जिस हिसाब से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिसका भी आने वाले समय में जवाब आएगा, और उसके बाद जो बकायदा सारी चीजें खुल के समझ में आएंगी कि क्या कारण रहा कि अतीक और अशरफ की तरफ से गोली मार के हत्या की गई। जी योगेश। बिल्कुल, लेकिन अमित, लगातार कई गैंग्स के नाम सामने आए कि किस गैंग्स का किस संपर्क में रहा है सनी और ये तीनों आरोपी, लेकिन अब ये गोगी गैंग का एक नया जो खुलासा सामने आ रहा है कि पिस्टल वहां से इनको उपलब्ध कराई गई और एक दरअसल दिल्ली कोर्ट में एक व्यक्ति को मारने की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई, उसका ठेका इनको दिया गया, लेकिन वो पिस्टल वो काम नहीं हो पाया। उसके बाद पिस्टल सनी के पास ही रह गई। सनी ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बताया जाने लगा है। 2 महीने का समय मिला है न्यायिक जांच एजेंसी को। क्या कुछ जांच में कहां तक ये एजेंसी पहुंची है, एसआईटी की टीम को क्या कुछ हाथ लगा है, कुछ जानकारी मिली क्या, कुछ अधिकारियों की तरफ से कोई बात कही गई क्या? जी बिल्कुल, बात की जाए अधिकारी तो अधिकारी कोई कुछ भी बोलने के अभी राजी नहीं है, कोई कुछ बताने का राजी नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही है कि जो जिगाना की जो पिस्टल उससे बरामद हुई वो जो है वो जो गोगी गैंग था उसने मुहैया कराई थी। दिल्ली में किसी गैंगस्टर को शूट आउट करने के लिए उसको मिली थी, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, जिसके चलते जो सनी था, क्योंकि सनी जो है ये शार्प शूटर रहा है। ये कई गैंग ऐसे हो जो बिश्नोई गैंग था, उसके बाद कई ऐसे जो बड़े बड़े गैंग हैं जो इंडिया के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो वो उन गैंग से जुड़ा हुआ था। और साथ ही इसमें जितने भी ये जो 2 और, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो तीनों जो शूटर्स हैं, तीनों की कोई भी रिलेशन आपस में नहीं थे। यही अभी जांच में आया कि इनके कोई रिलेशन नहीं। जब रिलेशन नहीं तो ये कैसे एकत्रित हुए, इनको कौन एकत्रित किया, किसके कहने भी ये लोग आए, कौन शूट आउट कराया, किसको ऐसा फायदा हो सकता था। ये ऐसे कई ऐसे सवाल है जिसका अभी जवाब मिलना बाकी है। जो अभी जांच में आगे जो एसआईटी हो चाहे न्यायिक आयोग है वो जांच में उसका निकालेगी, और इसीलिए हो रहा है कि अब नहीं
बहुत चीजें खुल के नहीं निकलेंगी तो इनका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया जाएगा, नार्को टेस्ट जो होता है वो इनका कराया जाएगा, तभी इनसे दूध का दूध और पानी के पानी हो पाएगा कि कहाँ पे कौन लोग थे जो शामिल थे, किसने कहने पे ये लोग शूटआउट को अंजाम दिए। क्योंकि इनका कोई ऐसा कोई रंजिश तो इनकी थी नहीं कि इनकी कोई जमीन तो इन्होंने कब्जा अतीक अहमद और अशरफ ने करी नहीं थी कि ये आए और शूटआउट को अंजाम दे दिए। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा जो गैंग है या बड़ा कोई ऐसा नाम था जो खुलने का डर था, जिसने इस घटना को अंजाम दिलाया। तो योगी आने वाले जो समय में ये सारी चीजें खुल के सामने आएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया किस तरीके से जांच चल रही है और रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं और उसमें उन खुलासों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। क्योंकि अभी तक 5 बताया जा रहा शूटर वहां पर थे, लेकिन अब फिर एक बार सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 3 ही शूटर वहां पर मौके पर मौजूद थे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और चर्चा की शुरुआत करेंगे। केसी जान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। केसी जान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर। विवेक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल तालान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है JK 24/7 न्यूज पर। हम राजनीतिक दलों के पास आए उससे पहले राहुल जी आपका ही रुख करेंगे। लगातार जिस तरीके से तलाश चल रही है, शाइस्ता की हो चाहे अफसा की हो, कई ऐसी लेडी डॉन हैं जिनको लेकर के पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन ये लेडी डॉन पुलिस के शिकंजे पर चढ़ नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि कानून का राज है, कानून का डर है, कानून का इकबाल है। क्या वजह है कि पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा है? क्या मानते हैं आप? नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये है कि पुलिस की वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो डिटेन कर पाए, किसी को ट्रैक कर पाए। अगर जो देखिए सिंपल लॉजिक है इस चीज का कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहे, उनको पता नहीं है, उनके पास ऐसे सोर्स नहीं है, उनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अफसा को या फिर दीप्ति बहल को या बाकी लोगों को ढूंढ पाए, जो भी हैं, जो भी वांटेड हैं उनको ढूंढ पाए। तो ये सोचने की बात ये है कि पुलिस के पास वो इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं है, पुलिस को काम करने की जरूरत है। अगर जो पुलिस काम करेगी इन सारी चीजों पे, देखिए मैं एक चीज बोलता हूं कि जो भी आज हम पुलिसिंग देख रहे हैं वो पॉलिटिकल पुलिसिंग है। उस पे पॉलिटिक्स, जो भी पॉलिटिशियन है किसी भी पार्टी के सही, उनका दबाव होता है। पुलिस सुधार इस देश में बहुत दिनों से लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पुलिस सुधार होने चाहिए, राज्यों को नोटिफिकेशन जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन किसी भी राज्य ने अपने यहाँ पुलिस सुधार को लागू नहीं किया है। जब आप बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप वर्ल्ड की सबसे आधुनिक और अच्छी डेमोक्रेसी हो, तो आपको पुलिस को ना स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भारत में क्या है, पूरे भारत में किसी पर्टिकुलर किसी दल की बात नहीं करूंगा कि इस कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसने आगे बढ़ के बोला हो कि हम जो लंबित पुलिस सुधार है उनको लागू करते हैं। पुलिस यहाँ पॉलिटिकल टूल के तरीके से लगातार यूज करते रहे पॉलिटिकल पार्टीज। तो हर एक राज्य में हो रहा है, ये कांग्रेस शासित राज्यों में भी हो रहा है, बीजेपी शासित राज्यों में भी हो रहा है। और जो भी पार्टी ये बोले कि हमने किसी ने भी पुलिस सुधार लागू नहीं किए, पुलिस सुधार लागू होने की जरूरत है, तभी हम आधुनिक पुलिसिंग देख पाएंगे। नहीं तो अभी भी हम सब जानते हैं कि आम आदमी में, भारत की आम जनता में पुलिस का कितना डर है, पुलिस को कितना लोग पसंद करते हैं, पुलिस को लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं। और पुलिस जो देखिए, जैसे अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मारा गया, उसका भाई पुलिस कस्टडी में मारा गया, या पहले जो भी लोग मारे गए पुलिस जिनके आसपास कर थी या जिनकी सुरक्षा कर रही थी, या राजू पाल मारा गया या उमेश पाल मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, पुलिस के संरक्षण में हत्या हो गई, पुलिस उनके आसपास करती, पुलिस की सुरक्षा प्राप्त थी, उसके बाद भी हत्या हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि इस देश को कैसी पुलिसिंग की जरूरत है। ऐसी पुलिसिंग की जरूरत है जो राजनीतिक पार्टी जिसको कंट्रोल करती हो, जिसको मुख्यमंत्री कंट्रोल करते हो या गृह मंत्री कंट्रोल करते हो विभिन्न राज्यों के, या ऐसी पुलिसिंग की जरूरत है जो ईमानदार हो और वो जनता के हित में काम करती हो, या ऐसी पुलिसिंग की जरूरत है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अतीक अहमद मार दिया गया या और लोग मार दिए गए, तो इससे कुछ ये लगातार भारत में होता रहा है। और ये आपस में इनकी रंजिश, जो भी कोई डॉन है या गुंडा है या जो भी माफिया, उनके 100 दुश्मन होते हैं, पुलिस कितना प्रोटेक्शन देगी। राजनीतिक पार्टियों को भी ये सोचने की जरूरत है कि आप दागियों को राजनीति में नहीं लेके आए। अगर जो आप इस देश को बहुत अच्छी डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं तो दागियों को राजनीति से दूर करें। अगर जो आप दागियों को राजनीति में लेके आ रहे हैं तो आप भारत के लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं। और
अब सब पॉलिटिकल पार्टी को यह सोचने की जरूरत है कि भाई ईमानदार और अच्छी पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। पुलिस को भी यह सोचने की जरूरत है, जो भी पुलिसिंग है या पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो शीर्षस्थ इस देश के थिंक टैंक हैं, उनको यह सोचने की जरूरत है कि ये देश आधुनिक पुलिसिंग मांग रहा है, पुलिस सुधार मांग रहा है। पुलिस सुधार में तालान जी का साफ तौर पर यही है मोटा मोटा कहना कि पुलिस सुधार की जरूरत है। लेकिन आपने एक बात कही कि राजनीतिक दलों को यह भी सोचना चाहिए कि ऐसे माफिया और गुंडों को टिकट ना दिया जाए, राजनीति में एंट्री ना कराई जाए। लेकिन समस्या यह फिर कुर्सी कैसे मिलेगी? इन लोगों को तो कुर्सी नजर आती है। आएंगे केसी जैन जी, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और रुख करेंगे केसी जैन जी का। केसी जैन जी, देखिए तालान जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि पुलिस सुधार की ज़रूरत मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। हाईटेक पुलिस का हम लाख दावा कर रहे हैं, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। यही वजह है कि शायद जो माफिया हाथ चढ़े तो चढ़े, नहीं फरार तो फरार। और दीप्ति बहल देखिए 4 साल से हाथ नहीं लग रही है, 5 लाख की नामी है। अफसा अंसारी कहाँ है कुछ पता नहीं है, और शाइस्ता भी लगातार अपने लोकेशन चेंज कर रही है। पुलिस की तरफ से सूत्रों की तरह ये बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से गायब हो जाती है, 9-2-11 हो जाती है। कहाँ चूक रह जा रही है? केवल हम ये कह दें कि हम हाईटेक हो गए हैं, क्या इससे ही हाईटेक हो जाएंगे, या फिर हमको उस ओर भी ध्यान देना है, पुलिसिंग की तरफ भी? जी देखिए योगेश जी, पहली बात तो यह है कि रही बात हाईटेक होने और ना होने की, तो देखिए लगातार पुलिस व्यवस्था में, पुलिसिंग में लगातार सुधार हो रहा है। लेकिन सुधार के बाद में भी जैसा कि अभी तारान जी ने कहा कि गुंजाइश हमेशा रहती है, और ये भी बात सही है कि अभी भी पुलिसिंग में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे सुधार किए गए हैं, बहुत सारे काम किए गए हैं, और ये लगातार इस तरीके की चीजें चलती हैं। लेकिन अभी उन्होंने एक चीज और बहुत बड़ी बात कही तालान जी ने कि अगर कोई एक अपराधी है और एक अपराधी के सैकड़ों हजारों दुश्मन हैं, जिस प्रकार से जितना बड़ा अपराधी और जितना बड़ा उसका क्राइम, उतने उसके दुश्मन, क्योंकि जितने उसने दुश्मन बना रखे हैं, जितनों के साथ उसने अपराध किया है, लूटपाट की है, हत्या की है, छिरेती की है, और अपहरण किया है, फिरौती मांगी है, वो कहीं ना कहीं उसके द्वेषभाव तो रखते ही रखते हैं। उसके बाद में भी अगर ऐसे लोगों को माननीय बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को उच्च पदों पर बैठाया जाएगा, ऐसे लोगों को राजनीतिक दल ही पालन पोषण करेंगे, तो अपराध जगत में उनकी जो पकड़ है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और अपराध में जो गुंजाइश कम होने की है वो लगातार बढ़ती रहेगी। और यही सारी चीजें अतीक और अशरफ के मामले में यही सारी चीजें देखी गई। अब जो दूसरा प्रश्न है आपका योगेश जी कि वो चाहे शाइस्ता हो या और लोग हों, वो कहाँ हैं, पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? देखिए, जो प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया से इतर हम जा नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है। और अगर किसी अपराधी के 1000 रिश्तेदार हैं तो सबके घर में पुलिस अचानक घुस नहीं सकती है। फिर ये होगा कि आप दूसरे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो पुलिस सर्च वारंट लेकर के जाती है, पुलिस पूछताछ करती है, और साथ ही साथ पुलिस अपने खुफिया तंत्र का इस्तेमाल करते हुए आज जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साधन हैं, आज जो फॉरेंसिक चीजें हैं, साथ ही साथ सर्विलांस के माध्यम से कि अगर वो फोन पे बात कर रही थी, वो कौन कौन लोगों से बात कर रही थी, उन सारे लोगों के फोन्स को सर्विलांस पे लगा करके ये हाईटेक चीजों के इस्तेमाल के साथ साथ जो सीआरपीसी की धाराएं हैं
बाध्यकारी नीतियां नहीं, देखिए एक सेकंड यहाँ पर रोकेंगे केसी जान जी। ये जो सर्च वारंट और ये सब पूरा नियम कायदा कानून बता रहे हैं, ये नियम कायदे कानून तभी तक सीमित रहते हैं जब तक पुलिस बेबस रहती है। जब पुलिस को जो काम करना होता है तब वो सारे नियम कायदे कानून धरे के धरे रह जाते हैं। जो करना होता है ताजा, अरे सुन लीजिए ताजा मामला सुन लीजिए, ताजा मामला सुन लीजिए। अमौसी एयरपोर्ट के पास एक चौकी पड़ती है, वहां पर एक व्यक्ति को बुलाया गया, वसूली के लिए बुलाया गया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, कई दफा, राजधानी लखनऊ का हम जिक्र कर रहे हैं केसी जैन जी, जांच के आदेश भी उसमें हो गए, मैं आपको बताऊं, कई दफा उस व्यक्ति ने क्या किया कि पुलिस वालों को चौकी में पैसे दिए, क्योंकि वो ठेके पट्टी का काम करता था, घर वर बनवाता था। अब जब दोबारा उससे मांगा गया तो उसने दिया नहीं, पुलिस में बुलाया गया, उसे बेतहाशा पिटाई की गई। जब मामला संज्ञान में आया तो जांच के आदेश दिए गए कि 24 घंटे में जांच करके एसीपी कृष्णानगर को पूरा मामला दर्ज कराया जाए। वसूली के लिए इनके लिए कोई सर्च वारंट नहीं होता, वसूली के लिए इनके लिए कोई कायदे नियम नहीं होते। सवाल ये है, ठीक है आप कह रहे हैं उस जायज, नहीं, देखिए योगेश जी, हाँ योगेश जी, देखिए आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सम्मानित राष्ट्रीय मीडिया चैनल पे आप हम लोगों को बैठालते हैं, चर्चा होती है, लेकिन आप एक चीज और भी जानते हैं कि देखिए अगर कहीं पे अगर कोई एक पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है तो उससे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का कंपैरिजन नहीं किया सकता है। तमाम सारे अधिकारियों को, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जबरन रिटायर्ड करने का भी काम इसकी सरकार ने किया, जो काम नहीं कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं केवल सरकारी तनख्वाह ले रहे थे और अपना रौब झाड़ रहे थे। ठीक है, आ गई बात आपकी। हम पूरे पुलिस महकमे पे सवाल भी नहीं उठा रहे हैं, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आते हैं योगेश जी। देखिए दो चीजें हैं, हाँ। योगेश जी मेरी बात आ जाए, बहुत कम समय लूंगा मैं। देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं भी कर रहा है लेकिन अगर वो अपने कर्तव्य को नहीं निभा रहा है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है उसकी, वो भी सबसे बड़ा अपराध है, वो कम अपराध नहीं है कि अगर सिर्फ बैठा है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है, वो भी अपराध है। और इस तरीके की चीजों में जो अधिकारी संलिप्त थे उनको जबरन हटाया गया और उनको जो है वीआरएस लेना पड़ा। हाँ। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ, हाँ। सर्च वारंट की बात हमने इसलिए कही कि अगर उसके 1000 रिश्तेदार हैं, 1000 संपर्क के लोग हैं, सबके घर में पुलिस ताबड़तोड़ नहीं घुस सकती। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी जहां जहां जरूरत थी छापेमारी की है। अगली बार कैसी जान जी, अगली बार अपनी बात रखिएगा। हाँ, आ गई बात आपकी, जो कार्रवाई है, आ गई आपकी बात, समझ गया, जिसके अंतर्गत अपराधी को बाध्य किया जाता है, वो चाहे बुलडोजर चलाना हो या उसकी संपत्ति को कुर्क करना हो या उसके जो संपर्क के नियम कायदे कानून के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। विवेक जी, नियम पुलिस ने किया है। ठीक, कैसी जान जी आ गई आपकी पकड़ में आ जाएगी। विवेक जी, नियम कायदे कानून को लेकर के जो बातें की जा रही हैं, नियम कायदे कानून कितने पालन होते हैं वो हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। तालान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि आप भी उससे सहमत हैं कि पुलिस को लेकर के जो डेवलपमेंट होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं, सरकार किसी की भी हो। देखिए, पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देता हूं, आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को उठाया है और इस पे 2-3 बिंदुओं पे मैं पहले अपना पक्ष रखना चाहूंगा। जैसे पहले बात आई पुलिस सुधार की, बिल्कुल पुलिस सुधार होना चाहिए। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 जो स्वदेशी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन द्वारा निर्णित है, उसको उत्तर प्रदेश में लागू न करने की मंशा क्या है, ये तो मुझे लगता है कि हमारे भाजपा प्रवक्ता बता पाएंगे, क्योंकि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी कंटेम्प्ट झेल रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर के इस विषय पे सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हम निर्देश देते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश इसको लागू करने में गंभीर नहीं है, तो हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं मंशा सरकार की होती है राजनीतिक लक्ष्यों को साधने के लिए, जिसके लिए कि पुलिस का दुरुपयोग किया जाता है। बिल्कुल एक बात बहुत सटीक आई इस पूरी डिबेट में, चर्चा में, सकारात्मक चर्चा थी वो कि पुलिस की का खुफिया तंत्र कमजोर है। क्यों है भाई? उत्तर प्रदेश में बॉर्डर पुलिस एक्ट लगा रखा है इन्होंने। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर पुलिस एक्ट है उसको जब तक नहीं हटाया जाएगा, आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश का खुफिया तंत्र पुलिस का इसी तरह कमजोर रहेगा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर रहेगी। भाई उत्तर प्रदेश के बॉर्डर स्कीम का मतलब ये होता है कि अपने जनपद से तीसरे जनपद में पोस्टिंग होनी चाहिए 100 किलोमीटर के दायरे में, लेकिन यहाँ पे मेरठ का बच्चा इलाहाबाद पोस्टेड है, इलाहाबाद का बच्चा बुंदेलखंड पोस्टेड है, बुंदेलखंड का बच्चा जो है वो किसी और जोन में पोस्टेड है। तो इससे होता क्या है, क्षेत्रीय समीकरण का ज्ञान नहीं होता आपको, भौगोलिक समीकरण का ज्ञान नहीं होता, राजनीतिक आपराधिक समीकरण का ज्ञान नहीं होता है, क्षेत्रीय संरक्षण जो आप राजनीतिक संरक्षण में पलने फूलने वाले अपराधी होते हैं जो वहां पे अपराध फल फूल रहे हैं, जैसे अवैध शराब जैसी चीजें, इनका ज्ञान नहीं होता है। लेकिन पुलिसकर्मी के
ड्यूटी ज्वाइन करते ही हम पहले सेकंड से उससे ये उम्मीद करते हैं कि वो कानून व्यवस्था में दुरुस्त अपनी पूरी तरह से प्रदर्शन करेगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कानूनी तंत्र में कहीं ना कहीं उसका खुफिया तंत्र पूरी तरह से विफल रहता है इन सब चीजों के अभाव के कारण। एक बात। दूसरी बात, आज जो डिबेट का विषय है शाइस्ता परवीन जी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एक चीज आपको इसमें देखनी पड़ेगी कि सरकार जो कर रही है वो तो कर रही है, संस्थाएं जो कर रही है, लेकिन परवीन को जिस तरीके से नामजद किया गया है, शूटर्स के साथ वीडियो फुटेज जाती है उनकी, मेयर पद के चुनाव प्रचार के दौरान जब उन्होंने अपना प्रचार कैंपेनिंग किया तो उसमें कुछ शूटर्स जो इस घटना में लिप्त थे उनके साथ वीडियो फुटेज आई, जेल में सिम पहुंचाने का आरोप था। तो मैं तो ये बात कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जब आप निष्पक्ष जांच की बात करते हैं तो नीलम करवरिया, जो कि इनके भाजपा उदयभान करवरिया की धर्मपत्नी है पूर्व विधायक की, उसमें 14 सेकंड 24 सेकंड के वीडियो में उनकी गुलाम शूटर जो था उसको भी केक खिलाती दिख रही है। तो भाई एफआईआर में नामजद उनको भी करना चाहिए कि इन लोगों के साथ उनके क्या संबंध रहे भाई शूटर के साथ। और सबसे बड़ी बात, अतीक के साथ इनके नंद गोपाल नंदी के फोटो बराबर वायरल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जांच तो उनकी भी होनी चाहिए थी, लेकिन 5 करोड़ के कनेक्शन पे ये मौन साध गए। भाजपा का कोई प्रवक्ता किसी डिबेट में इस पूरे प्रकरण की शुरुआत से लेकर अब तक नंद गोपाल नंदी का नाम लेने से बचता है। हम लोग बार बार ये मांग कर रहे हैं कि उनको भी इस जांच के दायरे में लाया जाए, और 5 करोड़ सुविधा शुल्क था गुजरात की जेल में देने के लिए, गुजरात में सुविधा मिलने के लिए, या कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की बात थी, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए केसी जन मुस्कुरा दिए क्योंकि टकार गए। आप नंद गोपाल नंदी को साइडलाइन करने की कवायद जारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी गठित हो गई है। आप कहीं ना कहीं कनेक्शन उजागर हो रहे हैं, तो भाजपा अपना कहीं ना कहीं छींटे अपने दामन पे आए, उससे पहले नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं फोटो तो इस तरह अखिलेश यादव के साथ भी आ रही है अतीक की, और ये जो 5 करोड़ वाला मामला आया ये चुनाव के दरमियान, ये निकाय चुनाव के दरमियान ये मामला क्यों आया? इसके पहले भी वो कह सकती थी, बता सकती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी ने कोई केक खिलाते हुए फोटो वायरल की है व्यक्तिगत कार्यक्रम में घर के अंदर यहाँ पे, लेकिन अगर बात इसी तरह से नामजद करने की है तो मैं कह रहा हूँ सबको जांच के दायरे में लीजिए भाई। बात तो पिछली बार ये तो ज्यादा सक्रियता तब बढ़ी है मुझे लगता है कि जब से गोरखपुर के अग्रवाल बंधुओं का नाम आया, जिसका कनेक्शन लोक भवन तक जा रहा है। तो भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब पुख्ता तरीके से एक पक्ष ने अपने आरोपों को तय कर दिया, आरोपों को मीडिया के सामने आके बातों को रखा कि 5 करोड़ में कहीं ना कहीं नंदी की हिस्सेदारी थी, तो आज नंदी को लेकर के इतनी कड़वाहट क्यों है भाजपा के अंदर? भाई किस चीज का डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही न्यूट्रलाइज करना चाहती है भाजपा, कहीं ना कहीं जानती कि एसआईटी में उसको कनेक्शन उजागर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस बात को भी देखना चाहिए, जो अभी दागी विधायकों को संरक्षित करने की बात हो रही है। जब केंद्र सरकार में अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील केस फाइल करते हैं कि दागी विधायक सांसदों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए, तो यही भाजपा सरकार केंद्र में जाके हलफनामा दायर करती है सुप्रीम कोर्ट में कि वो इसके पक्ष में नहीं है। तो कहीं नहीं कहीं एक तरफ ये बोलते हैं कि आपराधिक राजनीतिकरण दूर करो, और दूसरी तरफ ये आपराधिक राजनीतिकरण को दूर भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद ही नहीं जानते इन्हें करना क्या, नीति और नियत स्पष्ट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहले कार्यकाल में योगी जी के 114 दागी विधायक सदन का हिस्सा हुआ करते थे, एटीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट थी। इस कार्यकाल में उन्होंने उस उपलब्धि को 143 विधायकों में बदलते हुए 36% बढ़ोतरी के साथ अपने कार्यकाल में इस सदन में भी दागी विधायकों को शामिल कर लिया। वो इनकी आवाज बंद कराई है, सत्ता पक्ष है, ये बड़ी बदतमीजी वाली चीज है। एक सेकंड, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। ये विवेक जी ने भी बात कही, ठीक है। देखिए, अगर सत्ता पक्ष उस बात का जिक्र तालान जी ने किया था, जो अभी विवेक जी ने की है कि भाई इतने अपराधी विधायक हैं, इतने विधायकों पर मामले दर्ज हैं, वो मुझे लगता है सारे राजनीतिक दलों पर आएंगे। विवेक जी वापस आएंगे, चर्चा को शुरुआत करेंगे, फिर से आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, शाइस्ता पर इनाम बढ़ सकता है। शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर जांच और तेज कर दी गई है। पुलिस की तरफ से हर प्रयास अब तक नाकाम रहे। उमेश पाल हत्याकांड में 25,000 की घोषित हुई थी इनाम, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया, और पुलिस एक बार फिर शाइस्ता पर इनाम की राशि को बढ़ा सकती है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से इस इनाम राशि को बढ़ाया जा सकता है। पुलिस एक बार फिर
शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ा सकती है। हमारे सहयोगी उमेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं सीधे लखनऊ से। उमेश, क्या कुछ जानकारी है? शाइस्ता पर एक बार फिर से इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है? देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरह से शाइस्ता के ऊपर पहले 25,000 का इनाम हुआ, उसके बाद इस तरह से राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। अब शाइस्ता परवीन की अभी भी पुलिस की पकड़ से वो दूर है। लगातार वो जो पुलिस के अधिकारी हैं इस बात के दावे कर रहे हैं कि कई टीमें काम कर रही हैं। जगह जगह पे उनके तमाम जो लोकेशन की बात कही गई है, तो ये भी सूत्र बताते हैं कि वो मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल कर रही हैं और तमाम जगह उनके लोकल स्तर पे मदद पहुंच रही है, मदद मिल रही है। तो कोई मजबूत उनका साथ दे रहा है और कहीं कहीं जो अतीक का नेटवर्क था वो भी लगातार शाइस्ता से जुड़ा है और उसी नेटवर्क की बदौलत वो लगातार अपनी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर रही हैं। लगातार जो भी और भी तमाम जो इनपुट है, जो जानकारियां हैं, जो चीजें हैं, कैसे करना है, कोई ना कोई जरूर इनके साथ है। इस बात को लेकर बिल्कुल पुलिस के अधिकारी जो सूत्र बताते हैं इसके दावे किए जा रहे हैं। और साथ में ये भी योगेश कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम साथ हो सकता है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक पूरा प्लान के तहत पूरे पुलिस विभाग को चैलेंज दे रही है शाइस्ता, ये समझने वाली बात है। एक वो महिला है और कहीं ना कहीं जो अतीक का नेटवर्क है उसी नेटवर्क को इस्तेमाल कर रही है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो इनाम की राशि है, इनाम की राशि अब जैसे 25 से 50,000 हुई है, तो आगे की जो प्रक्रिया है कुछ शासन संबंधी भी प्रक्रिया होती है, जहां पे अनुमति मिलने के बाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इसको एक कार्य योजना बनाकर शासन से अनुमति देते हैं और कई जगह इसके जो डॉक्यूमेंट हैं वो पहुंचते हैं। एक पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया होने बिल्कुल, वो प्रक्रिया के पूरे होते ही एक बार फिर से इनाम की राशि को बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी, और हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। राहुल तालान जी, आपका रुख करेंगे। इस बीच देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब एक खबर यह भी सामने आई है कि इनाम की राशि भी बढ़ाई जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में एक बयान और सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं इस समय, साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यह हत्या कराई गई है। मंत्री पद पर बैठे हुए अगर इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, क्या लगता नहीं आपको कि अगर इतने पुख्ता दावा कर रहे हैं, वो पुख्ता सबूत के साथ बोल रहे होंगे? जाहिर तौर पर उन्होंने सख्ता नहीं कहा, उन्होंने कहा कराया गया है। जाहिर तो आप सीधे तौर पर FIR लिखवाइए, आपको पता है तो, या फिर मंत्री पद पर रहते हुए इस तरीके की बयानबाजी देना कितना जायज है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है कि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं और ऐसे आरोप। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो पुलिस को भी कॉल कर लेना चाहिए उनको कि इन्वेस्टिगेशन में आके मदद करें। उनके पास क्या ऐसा सबूत है कि उसकी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से हत्या कराई गई है? ये सिर्फ ना, देखिए, पॉलिटिक्स वाले जो लोग हैं, मैंने बोला ना कि इस देश में ना सीरियस पॉलिटिशियन की कमी है। जिम्मेदारी नहीं है पॉलिटिशियन में इस देश में, वो कोई भी सही, किसी भी पार्टी में सही। जब तक जिम्मेदार पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे, उनको पता नहीं रहेगा कि उनके बोलने का मतलब क्या है और उसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं। कम से कम बीजेपी जैसी पार्टी को, जो संगठन बेस्ड पार्टी है, और उसको तो इस चीज पे लगाम लगानी चाहिए कि वो किसी भी, देखिए, आपके हो सकते हैं कि राजनीतिक विरोधी हैं आप। राजनीतिक विरोधी होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पार्टी का नाम घसीटेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि नंदी के साथ फोटो आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला, वैसे ही अतीक अहमद के या उसके परिवार के डिफरेंट लोगों के साथ फोटो, डिफरेंट पार्टीज के साथ फोटो। एक समय तो ये माननीय रहे ना, 4 बार विधायक रहे ना, 1 बार सांसद रहे ना, तो बहुत सारे लोगों के साथ फोटो आ सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि सबके जिसके साथ फोटो है तो वो दागी हो गया। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अखिलेश यादव के साथ फोटो है तो दागी हो गए, नंदी के साथ फोटो है तो दागी हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये सारा का सारा काम पुलिस का है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे और जो भी आरोपी हैं इस हत्याकांड के या इसके पीछे किनका दिमाग चल रहा था, उनको अरेस्ट करे। ये पुलिस का काम है। यहाँ पुलिस को अपनी कैपेबिलिटीज दिखाने की जरूरत है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मॉडर्न पुलिसिंग की जरूरत है इस देश में। और ऐसा नहीं है कि अतीक कोई धर्मात्मा थे और ये थे वो थे और उनको मारा जाना कि ये एक वो हो गया। देखिए, जनता को भी सोचने की जरूरत है कि वो किसी भी अपराधी को ना जिताए
और मीडिया को भी ये सोचने की जरूरत है कि किसी भी अपराधी को आप हीरो मत बनाइए। अगर जो महिमा मंडन होता रहा इनका, जैसे जनता क्या है, जनता सोचती है कि एक दबंग उनके यहाँ पॉलिटिशियन है तो उसको वोट कर देती है। तो जब तक जनता ये नहीं सोचेगी कि वो अपराधी है, देखिए किसी को अपराधी है समाज में तो किसी को तंग करता है। वो हो सकता है मुझे तंग नहीं करता हो, केसी जी को तंग करता हो, केसी जी को नहीं करेगा तो विवेक जी को तंग करे, किसी को भी करे कोई। मतलब कि अपराधी का मतलब ही ये है कि वो समाज के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि अपराधी को हीरो बना देने की जरूरत है। कोई भी अपराधी समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए हीरो नहीं हो सकता है। अगर जो कोई शाइस्ता परवीन को ये सोचे कि वो हीरो है समाज की और उनको बहुत इज्जत दी जानी चाहिए, नहीं, वो हर क्राइम में शामिल है। तो उनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है ना। दीप्ति बहन को हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। इस देश को हीरो, हमें हीरो चूज करने पड़ेंगे कि हीरो कौन है। आपको पॉलिटिशियन को एजुकेटेड पॉलिटिशियन लेके आने पड़ेंगे। देखिए दो तरीके के पॉलिटिशियन है इस देश में अभी भी। एक सोचते हैं आपकी प्रभावी और थोड़ा जो प्रभावी और थोड़ा दबंग है, आप उसको पॉलिटिशियन समझते हैं इस देश में, और पार्टी भी उन्हीं को वोट अपना प्रत्याशी बनाती है। ये अप्रोच ही गलत है। आपको पॉलिटिशियन, सीरियस पॉलिटिशियन, एजुकेटेड पॉलिटिशियन और जो समाज के प्रति जिम्मेदारी समझते हैं उनको लेके आना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो समाज को एक बार मंत्री बन जाने के बाद, विधायक बन जाने के बाद, सांसद बन जाने के बाद समाज को फिर कुछ नहीं समझते हैं और 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मतलब जिस पॉलिटिशियन में राजा का भाव आ गया कि मैं समाज का राजा हूं, तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है ये भावनाएं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आपको एजुकेटेड यूथ, और जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी इस देश की राजनीति में, आप समझ लीजिए गुंडे, बदमाश और अय्याश और ये पैसे वालों की राजनीति चलती रहेगी। बिल्कुल, और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इस देश में राजनीति खेली जाती रहेगी। ये राजशाही नहीं होनी चाहिए के लोकतंत्र के लिए। विवेक जी, दो चीजें यहाँ पर हैं। देखिए, एक तो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने ये पूरा कृत्य कराया है। दूसरा ये कि कल एक पुराना वीडियो शाइस्ता का वायरल हुआ जिसमें वो अखिलेश यादव को लेकर के तमाम सारे आरोप वो भी लगाती नजर आई हैं, आप सुने होंगे। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात जरूर कहूंगा कि शाइस्ता परवीन जी के ऊपर केवल इनाम बनाने से अगर आपको लगता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये केवल समय काटने जाता है, समय निकालने जाता है। दूसरी बात, वीडियो वायरल हुआ है, बिल्कुल उस वीडियो की पुष्टि करनी चाहिए। जांच एजेंसियों के पास अगर वो वीडियो गया है तो उसमें पूरे आरोपों का एक ही तथ्य है कि अखिलेश यादव जी से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, मैंने जो एक वक्तव्य दिया कि जिस तरीके से गंभीरता के साथ, अभी हमारे भाई भी कह रहे थे कि गंभीरता के साथ राजनेताओं को गंभीर होना पड़ेगा, तो ये बात सत्य है भाई। अपराधीकरण, राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने की दिशा में अगर आप देखिए तो सबसे पहला कदम किसने, अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया भाई। उसकी वजह से हमें कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी। ये मुस्कुरा रहे हैं जो बैठ करके, इनके इस कार्यकाल में योगी जी के 51% दागी विधायक है भाई। टीपी यादव का टिकट किसने काटा था? ये जो मुस्कुरा रहे हैं ये भी तो समाजवादी पार्टी का प्रोडक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने अपराधीकरण को दूर करने का प्रयास किया। योगी जी उस कदम को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जी से प्रेरित होकर के आगे बढ़ा रहे हैं, तो केंद्र सरकार इनकी नहीं बढ़ने देना चाहती। केंद्र सरकार जो भाजपा की है वो चाहती नहीं कि आपराधिक राजनीतिकरण को दूर किया जाए। वो तो हलफनामा दायर करती है कि हम इसके पक्ष में नहीं है। केसी जैन जी जरा संयम से डिबेट किया कीजिए, शांत रहिए। एक सेकंड आ रहे हैं, केसी जैन जी आ रहे हैं, केसी जैन जी आ रहे हैं, विवेक जी की बात आ जाए उसके बाद आ रहे हैं, आप जवाब लेंगे। ये तो हतोत्साहित हो जाते हैं। केसी जैन जी, ये देखिए, ये लेंगे भाई, आपसे जवाब लेंगे। केसी जैन जी आ रहे हैं, आपको पूरा समय देंगे, आपको अपनी बात रखने का पूरा समय देंगे। विवेक जी की बात आ जाने दीजिए, उसके बाद जवाब आपसे ही लेंगे। केसी जैन जी, जवाब आपको ही देना है। मुझे बात पूरी करने दीजिए। विवेक जी बोलिए आप। केसी जैन जी आ रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। केसी जैन जी आ रहे हैं, इनका माइक डाउन करिए। हतोत्साहित हो जाते हैं, पता नहीं सत्ता में रहकर क्या कर रहे हैं लोग। समाजवादी पार्टी का सरकार में हुआ। अरे समाजवादी पार्टी से निकले, आप चुप रहिए, सुनिए मेरी बात, बदतमीजी मत करिए बीच में आकर के। आ रहे हैं केसी जैन जी, आ रहे हैं भाई, आप जवाब लेंगे। केसी जैन जी एक सेकंड रुकिए भाई, रुकिए केसी जैन जी, रुकिए केसी जैन जी, रुकिए। आपकी आवाज को हमें म्यूट कराना पड़ेगा फिर। केसी जैन जी, आपकी आवाज को हमें म्यूट कराना पड़ेगा, आपकी आवाज को हमें म्यूट कराना पड़ेगा। केसी जैन जी आप रुकिए, पहले विवेक जी की बात सुनिए, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। जब भी कोई हतोत्साहित होती है क्या, इतनी असंयमता होती है क्या सत्ता में? केसी जैन की आवाज म्यूट कर दीजिए, केसी जैन जी की आवाज बंद कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए केसी जैन जी की आवाज, म्यूट हो गई। विवेक जी आप बात रखिए। केसी जैन जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई है। मैं कह रहा हूँ गंभीर राजनेताओं की वास्तविकता में कमी है, गंभीर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। वर्तमान सरकार के
एक राज्यपाल ने इतने गंभीर आरोप लगाए, इस देश की राजनीति का पूरा एक तरह से पूरा पन्ना पलट के रख दिया। लेकिन आज किसकी जांच हो रही है? उसी राज्यपाल की जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक संस्थाओं का दुरुपयोग, हतोत्साहित राजनीति, प्रादुर्भाव की राजनीति और विद्वेष की राजनीति का जो इन्होंने एक पैरामीटर सेट किया है, वो पैरामीटर कहीं ना कहीं पलट करके इनके मुंह पे ही काला कीचड़ पोतने जा रहा है। जिस तरीके से नंदी को ये बचा रहे थे, लेकिन आज देखिए कहीं ना कहीं जब जैसे एसआईटी की जांच शुरू हुई, वही नंदी आज भाजपा की आंखों में खटकने लगे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि भाजपा बहुत जल्दी उनसे कन्नी काट करके उन्हीं के दरवाजे पे ईडी सीबीआई भेज के उनको गिरफ्तार करवाते। तो ये तो अच्छी बात होगी, ये तो अच्छी बात होगी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, संलिप्त है, अगर उन पर कार्रवाई होगी तो ये तो अच्छी बात होगी। विवेक जी, आपको तो सराहना करनी पड़ेगी सरकार की। योगेश जी मैं बात पूरी करूं। हाँ। अगर ये जांच उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस करती तब तो ये बिल्कुल निष्पक्ष सरकार थी। लेकिन ये जांच एसआईटी होने के बाद अगर ये तथ्य सामने आते हैं तो यकीन मानिए अब तक एसआईटी गठित होने के पहले सभी लोग नंदी को क्लीन चिट दे रहे थे और भाजपा का कोई प्रवक्ता उनके ऊपर कोई डिबेट नहीं कर रहा था। आपने खुद कई डिबेट की होंगी, लेकिन इस आरोप के ऊपर किसी ने कोई सफाई नहीं दी होगी। अगर ये जांच उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के नेतृत्व में कर रही होती तब ये निष्पक्ष जांच होती। लेकिन अगर एसआईटी इस चीज को सामने लाती है तो ये निष्पक्ष नहीं हो सकती, न्यायपालिका के दबाव में चीजें सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से पूरे प्रकरण को दिखाने का प्रयास कर रही है, भाई उत्तर प्रदेश केवल एक अतीक अहमद एक माफिया नहीं है, इन्होंने स्वयं एक लिस्ट जारी की है। लेकिन उस लिस्ट को जारी करने में भी उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो पहले से जेल में है। भाई उनके नाम भी तो बताइए जो इनके माननीय है। इन्होंने कहा ना अपराधी को पोषित नहीं करना चाहिए, कौन पोषित कर रहा है? केंद्र में हलफनामा केंद्र सरकार ने जाकर सुप्रीम कोर्ट पे क्यों दिया? आजीवन प्रतिबंध लगाइए, मैं समाजवादी पार्टी हम समर्थन देंगे। जो आगे विधायक सांसद है उन पे आजीवन प्रतिबंध लगाइए, हम समर्थन देंगे। अगर आपकी इच्छा शक्ति है जाइए लड़िए मोदी से, केंद्र में क्यों हलफनामा दायर किया? केसी जान जी से जवाब ले लेते हैं। केसी जान जी बताइए। का जो पालन पोषण किया समाजवादी पार्टी ने, उसी का नतीजा है कि आज 100 से ज्यादा अपना दल के साथ फूलपुर के चुनाव में कौन हनुमान बना रहा था? योगेश जी, फूलपुर के चुनाव में अतीक अहमद को हनुमान किसने बताया था अपना? और 10,000 से ज्यादा दुर्दांत अपराधी आज जेल में। और अभी एक बात और विवेक जी कह रहे थे, और सारे आपने भेजे हैं ना? 2006 की अतीक अहमद पे 100 से अधिक एफआईआर आपने की थी, आपने जेल भेजा था क्या उसको? गाइडलाइन है, आपने तो सुविधा शुल्क लिया उससे, और आप तो उसको सुविधाएं दे रहे थे पैसे लेकर के। भाई 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार रही। आपने मॉडर्न पुलिस सिस्टम को क्यों नहीं लागू किया जिसकी आज आप बात कर रहे हैं बैठ करके? जितना पुलिसिंग की दिशा में हमने कार्य कर दिया, क्या आपने 1% भी काम किया है? बताइए मुझे। कितनी नई गाड़ी आपने पुलिस को उपलब्ध कराई आधुनिक? कितने नए कार्यालय बनवा दिए आपने? कितने आवास बनवा दिए आपने? कितने आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण कराया पुलिस के? मॉडल पुलिस एक्ट आपने क्यों नहीं लागू किया? कंटेम्प्ट तो आप ही झेल रहे हैं, बताइए। क्यों करेंगे? पुलिस सिस्टम को खोखला करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। आपको याद है के बारे में पता क्या? किसी ने बताइए, पुलिस सिस्टम में सब कुछ ऑनलाइन है क्या? आज पुलिस सिस्टम में सब कुछ ऑनलाइन है क्या? पुलिस की बात करते हैं, प्रयागराज में 2 पुलिसकर्मी मरे, 1 करोड़ रुपए एक सरकारी नौकरी दीजिए ना। मैं तो मांग कर रहा हूँ योगेश भाई के माध्यम से, जो प्रयागराज में शहीद हुए पुलिसकर्मी 1 करोड़ रुपए एक सरकारी नौकरी दीजिए। 20 गुंडों बातों से महिमा मंडन करके राजनीति नहीं साधी जाती। आपने पुलवामा में जो किया। अच्छा एक सेकंड केसी जान जी, एक सेकंड विवेक जी आपको रुकेंगे एक सेकंड। केसी जान जी बहुत ठीक है, बनाना हो, विधायक बनाना हो, हाँ रिपीट हो रही है। केसी जान जी आपकी बात रिपीट हो रही है, आपकी बात रिपीट हो रही है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी लखनऊ से पूर्वांचल, मुझे जिला नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली कौन सा जिला था वो, 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बात कही थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जितने भी माफिया हैं, अगर उनके ऊपर आपराधिक कोई भी मामले दर्ज हैं तो वो सदन के अंदर नहीं जाने पाएंगे। मुझे जिला नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट इस समय कौन सा जिला था वो, लेकिन वो वक्तव्य उनका याद आ रहा मुझे। क्या वजह है कि ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि जिनके ऊपर भी आपराधिक मामले हैं उनको राजनीतिक पनाह ना दिया जाए? क्योंकि आप बहुत आसान तरीके से एक उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण किसी भी एक बहुत उदाहरण ले लीजिए क्योंकि आपको आसानी होगी, आपको जवाब देने में किसी आसानी होगी। उदाहरण ले लीजिए, आसानी होगी जवाब देने में। किसी भी युवक पर, किसी भी लड़के पर एक कोई भी छोटी सी भी एफआईआर होती है तो वो सरकारी नौकरी से वंचित हो जाता है। राजनीति में योगेश जी मेरी बात, ऐसा राजनीति में क्यों नहीं? आपने सवाल किया है। हाँ देखिए, राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और जिस प्रकार से जो बात भारतीय जनता पार्टी ने कहा उसको किया भी। आप देखिए कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा व्यक्ति, जब इसके ऊपर आरोप तय होते हैं, पार्टी से बाहर करने का काम कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अभी भी देखिए विवेक जी कुछ दिखा रहे हैं, प्रजापति
अभी भी गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्य ही नहीं है, माननीय नेता भी है। अभी भी योगेश भाई जो इनको कुछ जानकारी नहीं है, इनको यही नहीं पता कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को नहीं एक नहीं है पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। और ये जो भाजपा के ढोल पीटने वाले प्रवक्ता है, ये अपना सच नहीं बताएंगे ताकि नेताओं पे आजीवन प्रतिबंध के हक में नहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपना रुख स्पष्ट किया। इसी तरीके से सारे इनके जितने हैं सब सदन का हिस्सा है। कितने मुकदमे, नेतृत्व ही आपराधिक मानसिकता का है, कितने वो अपराधीकरण रुकेगा। आजम समस्या यही है ना कि सवाल कुछ और पूछेंगे, जवाब कुछ और आने लगता है। आजम खां को पार्टी से बाहर हमारा सवाल ये नहीं था। तो जितने अपराधी हैं चलिए इनको राजनीतिक मान ले, लेकिन अतीक अहमद जो खुला उदाहरण है आज भी उसके लिए मैदान में उतर रहे हैं। फुलपुर में आपके हनुमान थे, अखिलेश यादव आज फुलपुर में आपने अपना हनुमान घोषित किया था, के लिए भूल मैदान गए में क्या? उतर रहा है, विकास जानकारी दुबे कुछ के लिए होती है मैदान कि में उतर केवल रहा है। केसी जैन जी तो बैठ जाते हैं अपराधियों चैनलों के पे आकर प्रति के। तर्क और तथ्यों का समरूपता होना चाहिए। ये देखिए आपकी सच्चाई, सुनिए ये आपका आईना, अखिलेश ये आपकी यादव सरकार का चेहरा है, वो देख दोनों लीजिए। गनर केसी जैन दोनों एक अधिवक्ता है आप, ये देखिए आपका चेहरा, उमेश पाल अपना के चेहरा साथ देखिए में केसी थे। जैन, उमेश ये आपका पाल की चेहरा है, हत्या के देखिए बाद ये आपका चेहरा है। उमेश पाल के घर मिलने गए, आजीवन प्रतिबंध के हक में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया भाजपा सरकार ने। अरे आप दोनों लोग अधिवक्ता हैं भाई, विवेक जी आप भी अपराधी बाहर जाए। हाँ ठीक है, 5 लाख रुपया लेके पहुंच जाएंगे। अरे हम तो बहुत पीड़ित हैं। चलिए ठीक है, आप बातों को रिपीट कर रहे हैं। केसी जैन जी सवाल कुछ और था हमारा और आप कुछ और बता रहे हैं। आपने दृढ़ शक्ति इच्छा शक्ति की बात की, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है, देने वाला काम किया था, वहाँ पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव। ठीक है, राहुल जी से ले लेते हैं, राहुल जी से समझ लेते हैं। 5 मर्डर किए थे इसलिए 5 लाख रुपया आपको दिया जा रहा है। लेकिन वो जो गनर थे ना, बोलना शुरू कर दूंगा, नहीं गए, बोलना शुरू कर दूंगा, डिबेट डिले हो जाएगी, छोड़ दीजिए। चलिए पार्टी ने चलिए अब बात रिपीट हो रही है। केसी जैन जी आप बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, आप आजम खान के नाम ले रहे हैं, अतीक के नाम ले रहे हैं। वही हमारा सवाल कुछ और था, समझ लेते हैं। आपने दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति की जिक्र किया, राहुल जी समझ लेते हैं। राहुल जी, आखिर राजनीतिक दलों में एक दूसरे को बताते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, कमी कहाँ है? अब मुझे याद आया, देखिए मैंने अभी जिक्र भी कर दिया, अचानक जहन में आया मेरे, लेकिन मुझे जिला का नाम नहीं याद आ रहा, कहाँ पर किस जिले में संबोधन उन्होंने किया था। बीजेपी भी लाख दावे ये कर रही है कि भाई हम सब कुछ सफाई कर देंगे, ना खाने देंगे ना खाएंगे, तमाम सारे वायदे किए जाते हैं, तमाम सारे दावे किए जाते हैं। हमने एक उदाहरण दिया कि भाई किसी भी छात्र पर यदि कोई एक FIR हो जाती है तो वो बेचारा, उसका जीवन, उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। वो किसी सरकारी नौकरी के लिए कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो राजनीति में ऐसी व्यवस्था, ये सारे राजनीतिक दलों को एक साथ बैठ करके विचार विमर्श क्यों नहीं कर सकते क्या कि ऐसी व्यवस्था राजनीति में भी लागू कर दी जाए? बिल्कुल, देखिए जो आपने सवाल उठाया वो बड़ा जायज है। हाँ। उसको तो आप मतलब सोचिए कि अगर जो आपको कहीं जाना है तो गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। वैसे ही राजनीति में जो इस देश की सारी व्यवस्था को बनाता है, संसद जो सारी व्यवस्था बनाती है, विधानसभाएं जो राज्य के अपनी व्यवस्थाएं लागू करती हैं, अपने नए नए कानून बनाती हैं, अब वो सारी चीजें, वो बनाने वाले कितने एजुकेटेड है। सवाल ये है कि क्या जो बनाने वाले कानून को कितना समझते हैं? वो कानून को नहीं समझते हैं, वो समाज को भी नहीं समझते हैं। देखिए, जो बहुत एजुकेटेड पॉलिटिशियन नहीं है इस वक्त देश में, एक टाइम पे इस देश की समस्या ये थी कि एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा नहीं था इस देश का। जब आजाद हुआ था तो तब ठीक था कि भाई पॉलिटिशियन कैसे भी हो सकते हैं, उनके पास अपना ज्ञान हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी एजुकेशन की उसके तहत ही वो पढ़े लिखे हों, और वो बाकी और व्यवस्था भी थी उस टाइम पे, उनके तरीके से पढ़े लिखे हो सकते थे। लेकिन जब अब ये देश में वही एजुकेशन सिस्टम लागू है और इस देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, तो हमें ये सोचने की जरूरत है क्या अभी भी इस देश को अनपढ़ पॉलिटिशियन की जरूरत है, या ऐसे पॉलिटिशियन जो सिर्फ 10th और 12th हो, जिनको लॉ की नॉलेज नहीं हो, या समाज कैसे, जिनको सोशियोलॉजी की नॉलेज नहीं है, जिनको इतिहास की नॉलेज नहीं हो। आप मतलब हर कोई नेशन रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, लेकिन इतिहास को कोई नहीं जानता है कि नेशन रिकंस्ट्रक्शन होगा कैसे। इतिहास कोई पढ़ता ही नहीं है पॉलिटिशियन। तो सवाल ये है कि जब अब वो ऐसी क्या मजबूरी है, जब आपके सामने आजकल खूब एक जनरेशन है जो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, वो
विदेशों में जाके नाम कमा रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज की, इस देश की जनरेशन बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओ बन के बैठी है। तो ये जो यंग जनरेशन है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, दूर दराज से आ रही है, वो पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकती है? और वो एजुकेटेड है। सवाल ये नहीं है कि वो ऐसे ही है, वो एजुकेटेड है और उनके पास वो सारी नॉलेज है कि वो इस देश को दिशा दे सकें। लेकिन फिर भी आप पॉलिटिशियन ऐसे ही चुन रहे हैं कि वो प्रभावी हो, किसी जाति से हो, इस पर्टिकुलर इस जाति का यहाँ वर्चस्व तो इस जाति से होना चाहिए। ये इस देश के लिए बहुत घातक चीज है। ये अगर जो आप इसको कभी भी इसके लॉन्ग टर्म में अगर जो वो देखेंगे प्रभाव क्या होंगे, तो ये देश को कमजोर करने वाली बात है। जब तक आपके पास नेता बहुत विजनरी नहीं होंगे और आप सोचते हैं कि आप विश्वगुरु बन जाएंगे, इसीलिए नेताओं को विजनरी होने की जरूरत है। कमाल की बात यह है कि इस वक्त इस देश में बीजेपी का शासन है और बीजेपी ऐसी पार्टी है कि, और जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव है, उसको देखते हुए कम से कम बीजेपी को यह चीज लागू करनी चाहिए थी कि उसको बीजेपी को इस वक्त ऐसे जो क्षेत्रीय नेता है या किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रभाव रखते हैं, विधानसभा या लोकसभा में, बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है। बीजेपी इस वक्त कुछ ऐसी इस स्थिति में देश में कि किसी को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएंगे। बिल्कुल। तो बीजेपी को सबसे पहले इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि यंग, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट और विजनरी को लेके आए सामने। केसी जान जी, बीजेपी के पास वो स्कोप है, लेकिन बीजेपी भी उसी उलझन में उलझ गई है कि कम शब्दों में बात रखिएगा। बहाल जी देखिए कह रहे हैं कि तलान जी कह रहे हैं कि दरअसल देखिए इस समय आप कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में केंद्र में भी है, राज्य में भी है और ज्यादातर राज्यों में है, इसलिए तो आप जो वायदे करते हैं, जो दावे करते हैं, उन पर खरा उतरने का वक्त भी है। देखिए बिल्कुल योगेश जी, अभी जो बात राहुल जी ने कही, बहुत सही बात कही कि राजनीति में पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को आना चाहिए और आ भी रहे। देखिए बहुत सारे तमाम सारे लोग छात्र राजनीति से निकले हुए, तमाम सारे जो एडवोकेट्स हैं, तमाम सारे अन्य क्षेत्रों के लोग भी और तमाम सारे अधिकारी भी आज राजनीति में आ रहे हैं। उनको लगता है कि राजनीति को सेवा कर सकते हैं, वीआरएस लेकर के और रिजाइन करके वो लोग राजनीति में आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, पढ़े लिखे अच्छे लोगों की राजनीति में कमी नहीं है, हाँ, लेकिन परसेंटेज थोड़ा और बढ़ने की आवश्यकता है और ये काम बखूबी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और रही बात ये कि देखिए जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है और भारतीय जनता, अभी जो बात हो रही थी कि अपराधीकरण की, अपराधियों के राजनीति में आने की, देखिए जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से जो 10,000 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया और उनमें से 6,000 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी था और जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया उसके पहले 5 साल से वो छुट्टा घूम रहे थे, लेकिन पुलिस उनको ढूंढ नहीं पा रही थी। तो देखिए वही पुलिस से काम भी कहाँ ढूंढ पा रही, देखिए ना दीप्ति बहल जी को देखिए ना 4 साल से तो कहाँ। हमने क्यों कहा आपसे योगेश जी, हमने क्यों कहा दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता, इसीलिए कहा कि ये जो दुर्दांत अपराधी हैं जो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, हो सकता है कुछ भागे हुए भी हो, लेकिन अगर 80% लोगों ने सरेंडर किया है तो ये पुलिस की और जो सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है उसका प्रभाव पुलिस पे दिखाई दे रहा है। वही पुलिस काम कर रही है। जाते जाते विवेक जी से सरकार की तारीफ करवा लेते हैं। 1-2 लाख रुपए की इनामी बदमाश थे और उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने क्या किया? विवेक जी आप तो तारीफ कर दीजिए भाई, अब 100% नहीं तो कम से कम 80% अगर काम सही हो रहा है, 80% माफियाओं का खात्मा हो रहा है, सरेंडर कर रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ी बहुत तो तारीफ बनती है। लेकिन जिस केवल सवाल ही उठेंगे, हत्याकांड आपके समय में हुआ, उस तरीके से पुलिस वालों की हत्याएं नहीं होती है। अरे पुलिस आती है, पकड़ ले, अगर पुलिस में फायरिंग होगी पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी और मारे भी। केसी जान जी ठीक है, अब तारीफ करवा लेते हैं सरकार की। विवेक जी जाते जाते तो कम से कम तारीफ कर दीजिए। इनकी कार्यप्रणाली इतनी बढ़िया थी, जो ये कह रहे थे अभी उदारीकरण और राजनीतिकरण का, तो मैंने इनको अभी एक आईना दिखाया, लेकिन इस आईने को ये देख नहीं पाए कि ताकि विधायकों पे आजीवन प्रतिबंध के विरोध में भाजपा सरकार, अन्य राजनीतिक दल किसी का नाम नहीं है। इन्होंने केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। दूसरी बात, एनएसए का सबसे ज्यादा दुरुपयोग इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई इनको, हाईकोर्ट से लगातार फटकार खाते हैं। जितनी भी एनएसए की कार्रवाई इन्होंने की, 112, 115 आंकड़े तय करिएगा, उसमें 92-93 तो खारिज कर दी गई, क्योंकि वो सब केवल मनमाने तरीके से लगाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि राज्य सरकारों को इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है।
ये केवल बैठ करके ढोल पीटते हैं। भाई जिस नेतृत्व की डिग्री ही संदेहास्पद है, वहाँ भी योग्यता का पैरामीटर क्या होगा? कभी वो फौज के बन जाते हैं, कभी वो अच्छा है कि वो कभी किसी बड़े होटल के रेस्टोरेंट किचन में नहीं गए, वरना वहाँ पे वो बावर्ची भी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये तय करना पड़ेगा, केसी जैन जी इतने हतोत्साहित हो जाते हैं भाई। अगर सच आपका मजबूत हो, चलिए आपको इतना तर्कों के साथ बात रखनी चाहिए अपनी। केसी जैन जी केवल महिमा मंडन करने में समय काटना चाहते हैं। भाई आप मुझे ये बताइए, आपने हलफनामा क्यों दायर किया? आप अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाए? आपकी एजेंसीज ने क्यों नहीं अपने तरीके से निष्पक्ष तरीके से नंदी के ऊपर जांच बैठाई? आपने खुद एक राजनीतिक दल होते हुए नंदी को नोटिस चलिए विवेक जी, केसी जैन जी कह रहे हैं परेशान मत होइए, जांच होगी और जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। समय के अभाव के चलते चर्चा को यहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा। राहुल जी, विवेक जी और केसी जैन जी, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है यूपी के बुलंदशहर, इससे बड़ी खबर है कोल्ड स्टोरेज धराशायी हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद हैं। 21 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अन्य 2 फंसे मजदूरों को भी निकालने की कोशिश और तेज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोर हादसे में राहत बचाव और तेज कर दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 21 घंटे के रेस्क्यू के बाद एक मजदूर को निकाला गया। अन्य 2 फंसे मजदूरों को भी निकालने की कोशिश तेज है और अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि हर संभव प्रयास वो कर रहे हैं कि अन्य 2 मजदूरों को भी सकुशल बाहर निकाला जा सके। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 21 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और लोगों को वहां से निकाला गया। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोल्ड स्टोर हादसा हुआ और उसमें ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है 21 घंटे से। वहां पर एक मजदूर को और निकाला गया रेस्क्यू ऑपरेशन कर। 2 मजदूरों के अभी और फंसे होने की खबर सामने है और ऐसे में कहा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों की तरफ से कहा गया, अधिकारियों की तरफ से कहा गया कि दोनों मजदूरों को भी सकुशल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से भारी मात्रा में वहां पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। भारी मात्रा में वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद है। रात में दुर्घटना घटी थी। लगभग 18-19 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गौरव, जिसकी उम्र लगभग 22 साल है, उसे सकुशल अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, इन सभी लोगों ने सकुशल निकाला है और वो अभी स्वस्थ है। उसको लेकर के हमारी एम्बुलेंस हॉस्पिटल गई हुई है और मैं एनडीआरएफ की टीम को और उनके सभी साथियों को, एसडीआरएफ की टीम को, फायर ब्रिगेड की, हमारे जितने पुलिस पर्सनल्स हैं, सारे जितने लोग भी लगे रहे हैं, आप लोग भी बहुत धैर्य का परिचय दिए हैं, सभी को साधुवाद देता हूं। और अभी 2 लोग और फंसे हुए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग भी सकुशल निकाले जाएंगे। सर लगभग कितना समय लग जाएगा जो 2 लोग बचे उन्होंने? अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उनका भी आइडेंटिफिकेशन। कल रात से ही जब 11 बजे घटना घटी है, उसके बाद से ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे थे और जितनी भी बाहर से, चाहे वो एनडीआरएफ। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।